खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात में सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए कैंपेनिंग आज खत्म हो गई। दूसरे फेज में 14 दिसंबर को कुल 92 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पीएम मोदी ने धुआंधार प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस पर अब अपने ट्वीट के जरिए जोरदार हमला बोला है और कहा कि जिस तरह के निजी हमले उन पर हुए हैं और जिस तरह का झूठ बीजेपी के बारे में फैलाया गया है उससे हर गुजराती को चोट पहुंची है, जिसका बदला वो अपने वोट से लेगा। उधर गुजरात चुनावों में लोगों के भारी सपोर्ट से गदगद राहुल गांधी के हौसले भी बुलंद हैं। वो कांग्रेस पार्टी की जीत तय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुशासन का अंधेरा हटेगा, गुजरात में नया सवेरा आएगा। लेकिन इस बार के चुनाव नेताओं के अल्फाजों के गिरते स्तर के लिए भी जरूर याद किए जाएंगे। कैंपेनिंग के आखिरी दिनों में जहां मनमोहन सिंह तक पर पाकिस्तान के साथ मीटिंग कर गुजरात के चुनावों को प्रभावित करने तक का इल्जाम लग गया, तो आज ही कांग्रेस के सिपासलार फिर राहुल की सलाह को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी पर एक और निजी हमला कर बैठे। अल्पेश ठाकुर ने कह दिया कि मोदी रोज 80-80 हजार के ताइवानी मशरूम खाते हैं, इसलिए सांवले से गोरे हो गए और उनके गाल लाल हो गए। तो गुजरात में प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ फिर राहुल के मंदिर प्रेम पर सवाल उठाते नजर आए, पर दिन भर चर्चा का सबब बना रहा पीएम मोदी का साबरमती रिवर फ्रंट से किया गया सी प्लेन दौरा, जिसे चुनावी कैंपेनिंग का अब तक का सबसे नायाब अंदाज माना गया। तो आज बड़ा सवाल यह कि क्या सी प्लेन की उड़ान अब तक गायब नजर आए गुजरात मॉडल के आरोपों का जवाब है? और अब थम गया चुनावी कैंपेन तो क्या खत्म होगा बदजुबानी का दौर भी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गुजरात असेंबली इंतखाबात दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम थमी। पीएम मोदी ने की सी प्लेन की सवारी। बीजेपी और कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने की कोशिश। गुजरात में दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीरी मुहिम थम गई। इसी के साथ इल्जाम और जवाबी इल्जाम, सवाल जवाब और नाशाइस्ता कलमात का लामुतनाही सिलसिला भी अपने अंजाम को पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस समेत दीगर जमातों के स्टार कैंपेनर्स ने आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। पीएम मोदी ने तशहीरी मुहिम स्टाइल में खत्म की। पूरी तशहीरी मुहिम के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के विकास, गुजरात मॉडल और 22 साल की कारकर्दगी पर लगातार सवाल किए। रैलियों में इन इल्जामात का जवाब दे चुके पीएम ने तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन गुजरात में हुए विकास पर बोलने के बजाय इसे दिखाने की कोशिश की। सी प्लेन की ग्रैंड एंट्री हुई। सी प्लेन से पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरी। वो सीधे धरोई डैम पहुंचे, जहां से बरास्ता सड़क वो अंबाजी मंदिर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पीएम का इस्तकबाल किया। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस अहमदाबाद लौटे। दूसरे मरहले में 14 अजला की 93 सीटों पर 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। इन हलकों के वोटरों को राग़िब करने के लिए तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन की शुरुआत राहुल ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मत्था टेक कर की। राहुल ने मीडिया से भी खिताब किया। राहुल ने तशहीरी मुहिम के दौरान उनके मंदिर जाने पर सवाल करने वालों को जवाब भी दिया। राहुल ने पीएम मोदी पर जे शॉप और रफाइल जेट सौदे पर मुंह न खोलने का इल्जाम भी लगाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सी प्लेन राइट को गुजरात के अहम मसाइल से ध्यान हटाने वाला हरबा भी करार दे दिया। मोदी जी अगर सी प्लेन में जाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा इवेंट है। मगर मेन सवाल सी प्लेन का नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। मेन सवाल पिछले 22 साल गुजरात की जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या किया गया। अस्पतालों में डॉक्टर हैं, हां या ना? कॉलेजेस में 15 लाख रुपए लगता है, हां या ना? 30 लाख बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं गुजरात में, हां या ना?
गुजरात चुनाव में तशहीरी मुहिम की गर्द अब बैठ चुकी है। 14 दिसंबर को 2 करोड़ 22 लाख वोटर 851 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, यानी ईवीएम मुकाबले का स्टेज सेट है। गुजरात में तशहीरी मुहिम के दौरान विकास का मौजू जात पात, मजहब, मंदिर मस्जिद से उलझता हुआ कई बार मुंह के बल जा गिरा। रही सही कसर मणिशंकर अय्यर के मुतनाज़ा बयान, खुफिया मीटिंग और पाकिस्तान ने पूरी कर दी। अब अवाम का फैसला क्या होगा, ये तो 18 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चुनाव प्रचार तो थम गया है, बदजुबानी का दौर भी थमेगा क्या? यह है हमारा आज का सवाल। साथ ही जिक्र होगा सी प्लेन दौरे का भी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लेफ्ट पार्टियों का रुख रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल आज आपसे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस सवाल को पूछती रही, इस मुद्दे को उठाती रही कि पूरे देश में जब बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए जाती है तो गुजरात मॉडल का जिक्र करती है, लेकिन गुजरात से ही गुजरात मॉडल बिल्कुल गायब है। क्या आपको लगता है आज जिस तरह से सी प्लेन की उड़ान नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो आपके इन तमाम सवालों का जवाब थी? उन्होंने दिखा दिया कि जिस विकास मॉडल, गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वो दरअसल है क्या गुजरात के अंदर? मानेंगे आप? समीर भाई, इससे पहले ये तो एक छोटा सा सी हैरियर उतरा है साबरमती पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेस वे पर 10 फाइटर प्लेन और सबसे बड़ा दुनिया का सामान ले जाने वाला जहाज उत्तर प्रदेश की सड़क पर उतर चुका है, जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी दूसरी नहीं है। क्या बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कैसी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कितना झूठ, कितना छल और कितना प्रपंच करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप इस चीज को देखिए ना। और रही बात ये सी पर प्लेन उतरना या नदी में प्लेन उतरना, 50 साल से होता आ रहा है, एक साल की बात नहीं है। नहीं, 50 साल से तो मुझे नहीं याद है, लेकिन यूपीए की सरकार थी आप ही की 2010 में, और प्रफुल्ल पटेल साहब सिविल एविएशन मिनिस्टर होते थे, तो अंडमान निकोबार के लिए सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। मुंबई से उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया था। तो लेकिन आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है, देश में पहले भी हो चुका है, लेकिन वो साबरमती रिवर फ्रंट का नजारा दिखाना, उसमें सी प्लेन का पहली बार उतरना, साबरमती रिवर फ्रंट उस नदी में पहली बार उतरना और लोगों को यह दिखाना कि भाई देखिए विकास मॉडल ये है हमारा, ये हमने विकास किया है गुजरात का 22 सालों में, दिखाने की कोशिश तो यही थी ना। तो आप लोगों के सवालों का जवाब मिला या नहीं मिला? अगर विकास मॉडल ये है तो ईश्वर इसका भला करे। मैंने तो कहा ना कि विकास मॉडल ये है, या अखिलेश यादव की जो पिछली सरकार में सड़क बनी थी आगरा एक्सप्रेसवे, जिसमें 10 फाइटर प्लेन उतर गए, जिसमें सुखोई उतर गया, जिसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैरियर प्लेन उतर गया जो सामान लाता है। अगर उनको ये चीज नहीं दिखाई दे रही, साबरमती में एक छोटा सा प्लेन जिसमें 7 आदमी आते हैं। मैं तो एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लोगों को, एसपीजी को और एनएसजी को यह बताना चाहिए कि 7 लोगों के बीच में क्या प्रधानमंत्री का जाना एक छोटे प्लेन में सुरक्षित था? आप इस चीज को भी देखिए, एनएसजी के रूल पढ़िएगा तो आपको एक बड़ी तरफ इशारा आएगा। नवीन जी जवाब देंगे, विद्वान प्रवक्ता है, कि 7 लोगों के बीच में सिर्फ 7 सिक्योरिटी, जिसमें 5 सिक्योरिटी वाले थे और 2 जहाज वाले थे, उसके बीच में इतने छोटे से हमारे देश के प्रधानमंत्री, 127 करोड़ के प्रधानमंत्री, जिनमें दुनिया का परचम लहराता है, क्या वो सुरक्षित थे उसमें? उस छोटे से सी प्लेन में क्या प्रधानमंत्री को इतने छोटे प्लेन में उड़ाया जा सकता है? नवीन हमारे साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। नवीन, इस बात का जवाब दीजिए के नाम पर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि पीएम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है उन 7 लोगों के साथ भेजकर। दूसरा आरोप मैं इसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि पास के जितने लोगों से बात कीजिए, हार्दिक पटेल के लोगों से बात कीजिए, तो वो ये कह रहे हैं
कि देखिए आज साबित कर दिया मोदी जी ने कि बेरोजगारी किस हद तक है। गुजरात के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जो पायलट था वो फॉरेनर था। तो ये जो सी प्लेन सेवा है ये चल तो रही है साबरमती रिवर फ्रंट में, लेकिन रोजगार मिल रहा है विदेशियों को। यही तो हमारी नाराजगी है, ये कह रहे थे वो। समीर भाई, दो चीजें, आप दो नहीं बल्कि वैसे आरोप तो बहुत सारे लगा दिए हमारे कांग्रेस के मित्र ने। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कुछ चीजें उन पे छोड़ देते हैं। हाँ। उन्होंने कहा आगरा वाली जो बात कही, हाँ। आगरा एक्सप्रेसवे तो बना ही नहीं था जब तक जिसका उद्घाटन कर गए थे अखिलेश जी। हाँ। और उससे पहले जहां बना था, जो पुराना बना था ना, जो केवल आगरा तक बना हुआ था, मथुरा तक बना था, उसके बीच में जब उतरा था, आगरा मथुरा के बीच में वहां उतरा था, उस समय उस अखिलेश जी का उपयोग, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फाइटर जेट तो उतरवा दिए थे ना, वो उतरा, ठीक है। हाँ। वो उसकी मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि जमीन और बात नहीं। तो वो जो अखिलेश यादव ने जिस तरह से फाइटर जेट उतारे उसी तरह से आपने ठीक चुनावों से पहले सी प्लेन उतरवा दिया। दूसरी बात समीर भाई जो कही, हाँ। सिक्योरिटी कंसर्न, है ना। मैंने, आप बीजेपी प्रवक्ता बनने से पहले लगभग आप जानते भी हैं 30 वर्ष क्राइम भी कवर किया है मीडिया के अंदर, और बड़े नेशनल न्यूज़पेपर और चैनल्स में कवर किया। जी जी। जब प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं तो उस हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, चुनावी सभाओं में भी जाते हैं। हाँ। तो ये जरूरी ये नहीं होता कि आपके 7 लोग हैं तो सिक्योरिटी बीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। हाँ। ऐसा सोचना मैं समझता हूं कि हो सकता है कि जानकारी ना हो, इस विषय में ज्ञान ना हो, तो इस प्रकार की बातें कर जाते हैं, वो स्वाभाविक है। अगर ज्ञान नहीं है, कोई भी आदमी को लगेगा यार बहुत सारी गाड़ियां चला करती थी पहले, आजकल कम गाड़ी चलती हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी कंसर्न इन्होंने बोल गए। तो इसलिए वो सिक्योरिटी कंसर्न उसके बीच में नहीं है, क्योंकि एसपीजी सिक्योरिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। ठीक है। तीसरी बात जो आपने कहा कि विकास का मॉडल, विकास का मॉडल गुजरात में है, गुजरात की जनता मानती है और यही मानती है, ये नहीं। आप गुजरात में जब हम बात करते हैं, जब गांवों तक बिजली है, गांवों तक सड़कें हैं, पीने का पानी है, वहां सूखा नहीं है, वहां पे लोगों की पहले से जो अनाज और जो खेती किसान नहीं, तो आप ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब था ये? सुनिए, सी प्लेन दौरा कांग्रेस के आरोपों का जवाब था, क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहे थे लगातार कि गुजरात से गुजरात मॉडल गायब है। आप जिक्र ही नहीं कर रहे उसका, ये तो या जिक्र करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। हम इसलिए बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल पूरे देश में चला है, ठीक है ना। तो गुजरात के अंदर संपूर्ण गुजरात की बात कर रहे हैं हम। हाँ। उस मॉडल को जो हम चला चुके पूरे देश भर में, हाँ। उसके आगे की बात करिए ना। हाँ। तो गुजरात के लिए हम संपूर्ण गुजरात के विकास की बात, हर एक जिले के अंदर अस्पताल की बात, हर एक जिले के अंदर अस्पताल में कॉलेज की बात, ये पहले थोड़ी हुई है। ये संपूर्ण विकास, उससे भी आगे जाने की बात हो रही है। हाँ। मुझे समझ नहीं आया, ये कहते साहब वही चलाइए, क्योंकि कांग्रेस कई सालों तक गरीबी हटाओ का नारा बेचती रही है। ठीक है, कांग्रेस ठीक है। सोने लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा मौलाना बेचती रही अंसार है। रजा, ये सब मौलाना चीजें अंसार है ना। रजा, आपको ऐसा लगता है क्या नवीन कुमार साहब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि गुजरात में अभी तक गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं हो रहा था? क्या आपने नहीं सुना मंदिर मस्जिद? क्या आपने नहीं सुना पाकिस्तान अफगानिस्तान? असल में सलीम जी बात यह है, किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। आज एक फाइटर प्लेन कह लीजिए या छोटा सा प्लेन कह लीजिए, प्लेन का बच्चा कह लीजिए, पानी में उतार करके गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जिसने पूरी दुनिया में मोदी मोदी का नारा लगवा दिया, ये 3 आदमी से घबरा गया। सोचने वाली बात है। अरे इनको क्या इतना बीजेपी ने क्यों उनको इतना लगा रखा था, गला बैठा दिया, तबियत खराब कर दी, कितना प्रचार करवाए जा रहे थे खाली गुजरात की इज्जत के खातिर। अरे देश से बड़ी इज्जत थोड़ी गुजरात। अंसार साहब अपना गला ठीक कर लीजिए पहले। क्या एक सेकंड उतार दिया, गला खराब करा दिया। नहीं नवीन तो ठीक कर लीजिए। नवीन एक मिनट। अंसार रजा साहब, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा आप 15 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दें, फिर मैं आपको ऑडियो ठीक करवा दूंगा। जी तमीज से बैठो ना। अरे माना माना कि भाई बीजेपी क्या प्रवक्ता हो, लेकिन तमीज से बैठो ना भाई। हम तमीज से बात कर रहे हैं, आप भी तमीज से बात कीजिए। अरे 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 आपकी ठीक है बहुत अच्छी है साहब। समीर भाई हमें क्या मालूम था कि आप, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को बीच में लेकर के आए, आपने ये कहा कांग्रेस ने हाई लेवल मीटिंग की गुजरात चुनाव को लेकर के 6 दिसंबर को। अगर बीजेपी के अंदर ताकत है तो मनमोहन सिंह के ऊपर और जो आर्मी के लोग बैठे थे देशद्रोह का मुकदमा चलाइए ना। अगर हिम्मत हो तो, अगर हिम्मत है तो तमाशा क्या कर रहे हो?
ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। अंसार रजा साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोल रहा हूं आपका ऑडियो ठीक कराने के लिए, तब तक मैं आपके पास फिर आऊंगा। नहीं, लेकिन एक मिनट विजय शंकर जी, इस बात का जवाब क्या आपके पास है कि जब गुजरात मॉडल का जिक्र बाकी जगहों पर चुनाव प्रचार में होता है तो गुजरात मॉडल अभी तक क्यों गुजरात से गायब था? क्या ये वाकई इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी कि मंदिर मस्जिद का नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना, ये पोलराइज करने की कोशिश नहीं थी तो और क्या था? नहीं, देखो, गुजरात की हिंदू जनता ने संगठित हिंदू कैसा होता है, उसकी ताकत कैसी होती है, ये उसने दिखा दिया। जो राहुल गांधी जी गुजरात में सिर्फ हिंदू रहते हैं तो गोल टोपी लगा करके घूमते हैं, बीच में मंदिर पड़ता वहां जाते नहीं है, केवल मस्जिद में जाते रहते हैं। आसाम में जाते हैं तो वहां पर गोल टोपी लगाकर घूमते रहते हैं। लेकिन गुजरात में जब आए तो जितने मंदिर मिलते हैं सब मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, बीच की मस्जिदें छोड़ देते हैं। यानी हाँ, सब मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना। देखो, मैं पूजा अर्चना के लिए स्वागत करता हूं कि सब लोग जा सकते हैं, मंदिर सभी भक्तों के लिए। हाँ। लेकिन गुजरात में हर मंदिर में गए, ये हिंदू जो संगठित हिंदू है उसकी ताकत सबके सामने दिखाई पड़ी। दूसरी बात, अच्छा, मैं बताता हूँ, अभी हमारे विजय शंकर जी दोनों तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप दोनों तरह की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ स्वागत भी करते हैं राहुल गांधी मंदिर उनके जाने का, दूसरी तरफ आप सवाल भी खड़े कर देते हैं। दोनों तरह की बातें एक साथ। मैं समीर जी दूसरी बात, अभी राजपूत जी ने झूठ की बात कही तो मैं बताता हूं, डोकलाम के समय, डोकलाम का जब विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी जी चाइना के राजनयिक से मिलने गए। जब विषय उठा तो कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं कोई मीटिंग नहीं हुई, मिलने ही नहीं गए। यानी ऐसे अभी मणिशंकर अय्यर के घर में जब मीटिंग हुई पूर्व राजनयिक के साथ में, कांग्रेस आनंद शर्मा ने नकार दिया कि नहीं कोई मीटिंग। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कोई चर्चा होती है उसको भी कांग्रेस पार्टी नहीं, आनंद शर्मा ने नकारा नहीं था, मैं करेक्ट कर दूं। कहेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला सामने आए थे, उन्होंने कह दिया था कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। बाद में कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, ये डिनर पार्टी थी, डिनर मीटिंग थी जिसमें सारे लोग मौजूद थे। तो फिर सीक्रेट मीटिंग तो नहीं हुई ना, जिसमें सारे डिप्लोमेट मौजूद, जिसमें सारे पत्रकार मौजूद, जिसमें देश का उप प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर मौजूद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मौजूद, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद। वो सीक्रेट मीटिंग कैसे हुई? नहीं, ये एक्स थे। लेकिन प्रश्न उठता है नीति और नियति में, यहाँ नियति का प्रश्न है। हाँ। समीर जी, नियति का प्रश्न है। अच्छा, नियति पर क्वेश्चन मार्क है। ये मीटिंग मणिशंकर अय्यर के ही घर में क्यों? ये मणिशंकर अय्यर वही हैं जो पाकिस्तान में जाकर के मोदी की सरकार को अस्थिर करने की बात करते हैं, गिराने की बात करते हैं। उन्हीं मणिशंकर अय्यर के घर में बैठक क्यों? बैठक तो और भी कहीं रखी जा सकती थी। मनमोहन सिंह जी, यानी वहां सबसे बड़े पूर्व प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके घर में मीटिंग रख सकते थे और कहीं रख सकते थे। अरे कसूरी साहब पुराने दोस्त थे मणिशंकर अय्यर के, क्यों? हाँ। नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान में जाकर के मोदी सरकार को गिराने का, अस्थिर करने की बात करने गए थे क्या? ठीक है। जैदी साहब, मंशा क्या नजर आती है आपको? जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से उसके जवाब दिए गए, जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस हिसाब से जमकर बदजुबानी हुई, मंशा क्या थी? और क्या वाकई, मैं एक बात बड़ी ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई इस देश का वोटर, गुजरात का वोटर इन सब चीजों से प्रभावित होता है क्या? इन सब चीजों को सुनाकर क्या वोट बटोरा जा सकता है क्या? समीर भाई, जब विनाश के मुद्दों पर वोट मिले तो विकास की बात कौन करेगा? किसी नेता ने किसान से जाके पूछा उसकी समस्या क्या है? कोई नेता हॉस्पिटल जाके गया कि स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की हैं गुजरात के अंदर? किसी नेता ने स्कूल में जाके देखा कि शिक्षा का स्तर क्या पहुंच चुका है? किसी ने मजदूर से, किसी ने पूछा जाके कि तेरे क्या परेशानियां हैं? नहीं। बिहार के अंदर अगर चुनाव होगा तो वहां ये कहेंगे कि अगर बीजेपी आ रही तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तो कहेंगे शमशान और कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। और आज गुजरात के अंदर जब हारते हुए देखा तो बड़े शर्म की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति,
पूर्व सेना प्रमुख के ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि दुश्मन देश के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की या गुजरात चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी, सीधे सीधे देश के खिलाफ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं विनम्र, क्या जो इस प्रधानमंत्री ने देश के 10 साल देश को संभाला, क्या वो देशद्रोही हो सकता है? क्या हामिद अंसारी देशद्रोही है? हाँ। क्या पूर्व सेना प्रमुख हालांकि मैं बता दूं जैदी साहब, अगर ये देशद्रोही हैं, कल बीजेपी तो कल इसी एक मिनट कल मैं क्लियर कर दूं, कल इसी मुद्दे पर मैंने डिबेट की थी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आए थे। जो सवाल आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वही सवाल मैंने उनसे पूछा था, क्या आप मनमोहन सिंह को, हामिद अंसारी को देशद्रोही मानते हैं? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये उन्होंने क्लियर किया। सुन लीजिए, अगर नहीं मानते, अब बताइए, अगर नहीं मानते, हाँ नहीं मानते तो नहीं मानते तो एक मिनट नहीं मानते तो मनमोहन सिंह क्या कहते हैं? नहीं, देश से माफी नहीं मांगी ना। हाँ, ये देश से माफी मांगे जो आदमी 10 साल तक देश की सत्ता को संभाला हो और सारी डिप्लोमेसी उस आदमी ने की हो, इस स्तर तक ये जाके पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर एक मिनट समीर भाई, लेकिन ये गलत बात है ना। नवीन जी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। अरे मैं बोल रहा हूँ, बैठे और भी कहीं बोल रहे हैं। सुन लीजिए, नवीन एक करके बात हो। अभी डॉक्टर दत्ता के पास भी मुझे जाना है। जी अब आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा। जैदी साहब जल्दी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी इतने स्तर पे उतरकर संसार को, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हमारा पूर्व राष्ट्रपति देशद्रोही हो सकता है? क्या देना चाहते हैं? डॉक्टर दत्ता इस बात का जब आप नहीं मान रहे हैं, जब आप नहीं मान रहे हैं कि ये कोई एंटी नेशनल काम था, जब आप ये नहीं मान रहे हैं कि ये देशद्रोह था, तो फिर मनमोहन सिंह से ही माफी की बात क्यों की जा रही है? एक मिनट, डॉक्टर दत्ता, नवीन डॉक्टर दत्ता नाम नहीं है ना आपका? नवीन डॉक्टर दत्ता जल्दी से। ये है तो आप पूर्व प्रधानमंत्री को देशद्रोही मानते हैं? हाँ। अरे आप मानते हैं? क्या डॉक्टर दत्ता आपने आरोप लगाया ना, बगल में उसके आपने आरोप लगाया। एक मिनट नवीन करता हूँ, आप सब लोग स्टूडियो में हैं, आप सारे लोग स्टूडियो में हैं, आप सारे लोग स्टूडियो में हैं। ऐसा लग रहा है एक मिनट कि देश विनाशकारी लोगों के हाथों में। ठीक है डॉक्टर दत्ता, तो आप यहाँ पर हैं। डॉक्टर दत्ता, अगर आप देशद्रोही नहीं मानते, अब आप ये कह रहे हैं, अगर आप देशद्रोही नहीं मानते तो फिर तो माफी मांगनी चाहिए। ओह एक मिनट नवीन एक मिनट प्लीज जैदी साहब प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखें। डॉक्टर दत्ता आपसे सवाल जी जल्दी से। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देशद्रोही है नहीं है, हामिद अंसारी साहब देशद्रोही है नहीं है, वो दूसरा विषय है। और मैं समझता हूँ दूसरा क्यों विषय क्यों दूसरा है? अरे सुन लीजिए ना दत्ता जी, आप सुन आप बताए ना वो देश एक मिनट जैदी साहब प्लीज, जैदी साहब बोलने तो दीजिए। एक मिनट थोड़ा सा शालीनता रखिए सुनने का। ये शर्मनाक बात कह रहे हैं जनरल दत्ता। आप सुरेंद्र राजपूत जी, ये आपने कैसे कह दिया कि आरोप लगाने से पहले या नहीं है? थोड़ा अपने कान को साफ कीजिए और सुनिए। मुझे लगता है कि आपके कान के अंदर प्रदूषण भरा हुआ है। आप लोग पर्सनल अटैक में मत जाइए प्लीज, पर्सनल अटैक में मत जाइए, पर्सनल अटैक में मत जाइए। डॉक्टर दत्ता की बात पूरी सुन लीजिए राजपूत साहब। एक मिनट, ये आपने कहा, आप ये कहिए कि वो देशभक्त हैं। एक मिनट, से आपकी आप ये कहिए कि वो देशभक्त हैं। जनरल दीपक चोपड़ा देशभक्त हैं। तो मैं 10 गुना ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। नहीं चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। एक मिनट, ये बिल्कुल चिल्लाइए जनरल दत्ता, लेकिन उससे पहले आप ये कहिए कि मनमोहन सिंह देशभक्त हैं, जिसके चलते बात अधूरी रह जाती है। डॉक्टर दत्ता आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना। आप क्यों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा मैंने कहा था कि देशद्रोही है नहीं है, वो कोई डिबेट नहीं है। उनके पेट्रोटिज्म पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के या फिर हामिद अंसारी जी के पेट्रोटिज्म पे किसी तरह का उंगली नहीं उठना चाहिए। किसी भी देश के नेता के पेट्रोटिज्म पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। पहली बात यहाँ पे ये है। पर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ कहता है जिसके बारे में आप सबको किसी को पता नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसके सिग्नेटरी भारत भी है और पाकिस्तान भी है, वो दोनों कन्वेंशन कहता है कि दूसरे देश में, जिस दूसरे देश का जो दूतावास है, उस दूतावास का एरिया उस देश को
अपने दूतावास चलाने के लिए दिया जाता है। उस दूतावास के अंदर वहां के राजदूत अगर आमंत्रित करते हैं किसी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उप प्रधानमंत्री हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हो, तो दूतावास में कहां हुई मीटिंग? वो उसका निजी अधिकार है, निजी अधिकार क्षेत्र में होता है, वो कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से कानून का उल्लंघन यहां पे हुआ है। पाकिस्तान के सरकार को, भारत सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए था जब उसके देश के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर थोड़ी थे, वो तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे ना। मैं राजदूत के बारे में कह रहा हूं, मैं फॉरेन में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर राजदूत के बारे में कह रहा हूं। राजदूत के बारे में पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी थी बताना। दूसरी बात यह है कि मणिशंकर अय्यर जी अगर वहां पे अगर दावत पे बुलाए हैं, मणिशंकर अय्यर जी को व्यक्तिगत तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखना चाहिए था और वहां से इजाजत लेनी चाहिए थी। और कांग्रेस पार्टी को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और भारत सरकार को तो बिना इजाजत के एक मिनट जैदी साहब प्लीज अगर इजाजत नहीं गलत कारण था, इजाजत बिना इजाजत मांगे आपने अगर किया है तो आपके पार्टी ने। चलिए एक छोटा सा, जैदी साहब प्लीज ऐसा मत करें, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं मौलाना अंसार रजा साहब के पास आ रहा हूं सीधे। अंसार रजा साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वो बोल भी नहीं पाए पूरी तरह से पूरे सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो चुनाव प्रचार थम गया गुजरात में, बदजुबानी का दौर भी थमेगा क्या? यह है हमारा आज का सवाल। मौलाना अंसार रजा के पास मैं सीधे जाऊंगा क्योंकि ब्रेक से पहले उनसे ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई। अंसार रजा साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही साथ डॉक्टर दत्ता के आरोपों का जवाब भी वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था सरकार को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यह गलती हुई है, तो उसका जिक्र क्यों ना किया जाए? क्या मैं सवाल सुन नहीं पाया समीर भाई आपका? समीर भाई सवाल सुन नहीं पाया मैं आपका। मौलाना साहब, डॉक्टर दत्ता ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन की याद दिलाई और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, वो सरासर गलत था और सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। इसलिए अगर पाकिस्तान का जिक्र लाया जा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। समीर भाई, बात वो नहीं है कि किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए किसको नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को उस वक्त भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था जब बिरयानी खाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बगैर बताए चले गए थे। उस वक्त भी देश के लोगों को लेना चाहिए था विश्वास में। लेकिन इस वक्त गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी पाकिस्तान का तस्करा करने की? क्या मोदी जी को अपने विकास पर भरोसा नहीं था? नवीन प्लीज, क्या जिस तरह से लोग कह रहे थे कि विकास पागल हो गया है, तो वाकई पागल हो गया है विकास? क्या जरूरत पड़ गई थी इन सब चीजों की? आपको क्या लगता है? आज कहीं आप मौलाना साहब, आपको क्या लगता है? सीधा सवाल पूछ लेते हैं ना, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों लाया गया बीच में? इसलिए लाया गया ताकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जाए, ताकि वोट एक तरफा गिर जाए। गुजरात का हिंदू पाकिस्तान से देश के मुसलमानों का क्या वास्ता? इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें ये लोग। आप बताइए, 4 दिन से अमित शाह कहां हैं? क्यों टीवी पर नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है अमित शाह गायब है? क्यों सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं वो? नहीं तो पाकिस्तान, क्या वजह बताइए? रीजन है ना, इसका मतलब है कि विकास पागल हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के दत्ता जी, अब आप देखिए भाई, काम आप भी कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान ला रहे हो। नहीं सुन लीजिए ना, एक मिनट, एक करके बात पूरी होने दीजिए। मौलाना साहब कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए ना। पाकिस्तान की क्या जरूरत? आप ये बताइए, आप चुनाव विकास पे बात कीजिए ना। आप बिरयानी खाने गए, किसी ने टोका क्या? आडवाणी जी जिन्ना के कब्र पे गए, जाके फूल चढ़ाए, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों वो बताया क्या देश के लोगों को? क्या बात हुई, कुछ बताया क्या? आज अगर इतने ठीक है, ठीक है, नवीन जवाब देंगे। एक मिनट चाहिए ना। राजदूत के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग क्या खाने गए थे? ठीक है, बिरयानी खाने गए थे, छोड़ लाहौरी दीजिए। कबाब नवीन जवाब दीजिए, नवीन जवाब दीजिए। भाई
आप जानबूझकर पाकिस्तान का इश्यू ला रहे हैं क्योंकि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ओपन डिनर पार्टी को सीक्रेट मीटिंग बता रहे हैं सिर्फ पोलराइज करने के लिए, ये आरोप है। आप एक दुश्मन देश के साथ उसको सीक्रेट बता रहे हो, आप जो है झूठ बोल रहे हो आप देश से। अरे सुन लीजिए राजा साहब, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। दुश्मन देश के यहाँ गए थे बिरयानी एक खाने के लिए दुश्मन मोदी देश जी। के साथ जाकर के आप डिनर डिप्लोमेसी करते हैं, इसका मीटिंग जवाब करते हैं, दीजिए पहले आप। डिप्लोमेसी बताते हैं। पहले कहते क्या हैं उस इनके वक्त दुश्मन सुरजेवाला देश साहब नहीं था प्रवक्ता जो है। पाकिस्तान? अरे सुनिए राजा साहब, शपथ ले रहे थे तो शहबाज शरीफ को बुलाया गया। अरे सुनेंगे आप राजा साहब, पूरी बात सुनेंगे क्या? मैंने अब आपकी आवाज है तो सुन लीजिए ना आप। उस वक्त क्या दुश्मन देश नहीं था क्या? जवाब आप बेशक जो है कांग्रेस की झोली बैठे रहिए, सुन लीजिए पहले बात। आप ये की बात का जवाब दे रहे हैं। आप जब शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ मुझे एक बात बताइए कि जब ये पाकिस्तान की बात, जब यहाँ से आप भेजे गए वहाँ से सालियां आई, तब दुश्मन देश नहीं था क्या? हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार को हराने के लिए पाकिस्तान सरकार मदद करे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? मणिशंकर अय्यर अपने यहाँ पर एक डिनर में बुलाते हैं पाकिस्तान के राजनयिक को, और बुलाने के बाद वो व्यक्ति वो उसके अंदर मणिशंकर अय्यर को जेल में क्यों नहीं डाला आप लोगों ने जब देशद्रोही किया? हटते ही सबसे पहले कहते हैं कि इस देश में यहाँ भाषण देने से क्या होगा? उसको आप क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह के विषय में क्या कहेंगे? जब प्रधानमंत्री थे तब वो कहते हैं इस देश के संसाधनों में पहला, इसलिए वो देश के खिलाफ गद्दारी कर सकते हैं। आप मुझे इसलिए वो देश के अच्छा, खिलाफ तो आप उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश कर रहे हो। चाइना से चाइना इसके लिए वो देश के खिलाफ देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिस संस्था ने बुलाया था वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उसने दुश्मन देश के नागरिकों को बुलाया था। मैं तुझे बात नहीं कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, जैदी साहब, आप हर सवाल का जवाब थोड़ी देंगे। वो आपसे जुड़ी अरे हुई संस्था है। जैदी साहब प्लीज प्लीज सर प्लीज, एक मिनट दत्ता जी प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट नहीं, सवाल आप ना कीजिए, सवाल नहीं कीजिएगा। परमिशन अगर भारत सरकार मुझे आपने कह दी वो बात, और आज भी झूठ नहीं बोल ले रहे रहे हो। तो ये सीक्रेट मीटिंग नहीं है या फिर प्राइवेट मीटिंग नहीं है तो क्या है? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बुलाया था। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब लेने दीजिए ना इस बात का। बुलाया था वो संस्था आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उसने किसकी मैं क्लोज कर दूं डिबेट, दुश्मन देश मैं के क्लोज कर दूं, ब्रेक ले लूं। नवीन जी सुनिए, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब बीजेपी दीजिए। के प्रवक्ता हैं जी। तो झूठ मत बोलिए। अरे जैदी साहब बोल रहे हैं भाई। एक मिनट देखिए, प्लीज, दो बातें सुरेंद्र बड़ी राजपूत स्पष्ट जी को हैं। सुन लीजिए। कांग्रेस नहीं, पार्टी नहीं, पर सारे आरोप लग रहे हैं, झूठ उनकी बोल कोई रहे सुन नहीं रहा है। कब कहा मनमोहन सिंह ने तो मुसलमानों एक मिनट। मुसलमानों का पहले अधिकार है? कब कहा मनमोहन सिंह ने ये बात? तीन लाल बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, सर प्लीज 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 राजपूत जी, अरे समीर बोल लेने दीजिए प्लीज। नवीन भाई मत झूठ बोलिए। समीर मत झूठ 3 बोलिए। बातें मेरी सुन लीजिएगा गुजरात शांति की से, उसके जनता बाद मुंह जितना काला करने हल्ला वाली मचाना हो आप लोगों का। मचाइएगा। मत झूठ बोलिए। जनरल दत्ता की बात का जवाब दे दूं मैं। छोड़ दीजिए आप। जनरल दत्ता ने कहा है कि ये मीटिंग अनलॉफुल है और विदेश नीति का उल्लंघन है, तो मैं ये कहता हूं कि मणिशंकर अय्यर को देशद्रोह के आरोप में एफआईआर कीजिए और उसको फांसी दीजिए। अगर आपकी हैसियत है और हिम्मत है, नवीन बैठे हैं, जनरल दत्ता बैठे हैं, दोनों लोग एफआईआर करें और उनको फांसी दें। कांग्रेस उनके बचाव में नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दो, उसी मीटिंग में, उसी डिनर में जनरल दीपक चोपड़ा बैठे थे, जो जनरल दत्ता के सीनियर हैं। अगर वो भी देशद्रोही हैं तो उनको भी जनरल दत्ता कहें, उनको भी फांसी दें। एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लें। इनसे जी, दीपक कपूर। दूसरा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस सी प्लेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे आज सुबह, वो 3 दिसंबर को कराची से आया था। कराची से आए हुए प्लेन में प्रधानमंत्री बैठ सकते हैं और कसूरी को डिनर नहीं दिया जा सकता। अब कराची से ले आए उसको। जी, आप लेके आए थे, आपका प्रधानमंत्री बैठा है। एक बात और सुनिए, एक सेकंड, ये नया आरोप है, नवीन, ये नया आरोप है। एक मिनट, एक मिनट, इसका मतलब क्या है? राजपूत साहब कराची से आया था तो 3 दिसंबर को आएगा कराची से आया था तो पाकिस्तान का एक मिनट सर, एक मिनट, अब ये बताइए कि दुश्मन देश से आए हुए प्लेन में बैठ रहा है प्रधानमंत्री, दुश्मन देश से आए हुए प्लेन में बैठ रहा है प्रधानमंत्री। और दूसरी बात, सिंगल इंजन प्लेन है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे थे ना नवीन, क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी का पता है। आज तक प्रधानमंत्री बताओ किस सिंगल इंजन प्लेन में बैठा है? टेलीफोन करके बताया था क्या ये बात? ये बिरयानी पाकिस्तान के अरे राहुल गांधी को छोड़ो, कराची से आए हुए प्लेन में बैठा है प्रधानमंत्री। इल्जाम मुसलमान जवाब लो नवीन से। पाकिस्तान से आए हुए, कराची से आए हुए प्लेन में और सिंगल इंजन प्लेन में बैठा है प्रधानमंत्री।
बेबुनियाद तर्क के सिवा कुछ नहीं है आप लोगों के बेबुनियाद पास। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, इसीलिए अगर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गुजरात का चुनाव हो रहा है, उसमें आप इस्लामाबाद कराची की बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो वो वाजिब सवाल है ना। आपने पाकिस्तान को लाया बीच में, वो कराची को ले आए, कराची को ले आए, दुश्मन देश से आए हुए प्लेन में प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, विजय शंकर जी, पाकिस्तान का बता रहे हैं। विजय शंकर जी, कहां हो रहा है चुनाव? समीर जी, हमारे देश के स्टेट में या पाकिस्तान में? से नवीन, कांग्रेस के लिए तो पाकिस्तान और दूसरा सिंगल इंजन प्लेन है। आप तो सिक्योरिटी देखते थे ना, आज तक प्रधानमंत्री का सिंगल इंजन प्लेन में बैठा है। सर, जिससे पूछा जाए वही बोले। आप लोग आप मदद 2019 ले रहे हो पूछा जाए वही बोले, प्लीज पाकिस्तान से प्लेन आया हुआ जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं। इतना मधुर प्रेम है आप लोगों का पाकिस्तान ठीक के है, लिए। ठीक है, ठीक है, जानकारी का सोर्स क्या है वो भी बता दीजिएगा। अरे राजपूत साहब तुम थोड़ी जाओ, देर में। जनरल विजय दत्ता, शंकर जी, जनरल दत्ता, तुम्हें विजय शंकर जी। अभी राज्यपाल नहीं बनाया ना। पाकिस्तान से प्रेम है तो आप अरे जाओ, छोड़िए, प्लेन में आ छोड़िए। जाओ। आप लोग बात तो जैसे वो भी बिकाऊ जनरल नहीं नहीं है है, आप लोग जैसे बिकाऊ नहीं है। राजपूत आप साहब। लोग जाते हैं पैसा ओह, लेके ओह। 10 जनपद पे पद अरे खरीदने के बिकाऊ लिए। तो हो ही ये आप हो। लोगों की सरकार राज्यपाल है। बनने के देखिए, लिए इस कर वक्त रहे हो। गुजरात के चुनावों में प्रचार के दौरान जो बेबुनियाद तलखी नजर आई बातें ना, कर रहे हैं, राज्यपाल बनने के लिए। जो तलखी नजर आई वो इस डिबेट में भी नजर आ रही है। यानी बदजुबानी का दौर थमने वाला नहीं है। ये व्यूअर से कह रहा हूं फौजी होते मैं हुए अपने झूठ व्यूअर बोल से रहे कह हो। रहा हूं कि बदजुबानी का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। विजय शंकर जी, एक पाकिस्तान के प्लेन में बैठे, ठीक है, शर्म आनी चाहिए थोड़ी ठीक सी है, इनको। ठीक है, विजय शंकर जी, विजय कराची शंकर से आए हुए प्लेन में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जवाब दे। सिंगल इंजन प्लेन में बैठे हैं, सर, ठीक है, एक प्रधानमंत्री मिनट। जवाब दे। बार बार रिपीट ना कीजिए ना वही बात। विजय शंकर जी, जी समीर जी, हाँ, अरे नवीन जवाब तो समीर दें। जी, सिंगल इंजन प्लेन में कौन एक तो प्रधानमंत्री जेडी बैठता साहब ने है? कुछ आज चर्चा तक बैठे हैं, की, मैं उसकी मुख्यमंत्री और नहीं बैठता। राजपूत जी ने कहा उसकी मैं चर्चा हूँ। वो खारिज कर रहे हैं इस बात को। विजय शंकर जी की बात ये हमारे कंप्लीट हो जाएगी प्रधानमंत्री की प्लीज। तौहीन है, रक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जी। एक मिनट, हाँ, जी, जी, ठीक है, बहुत ख्याल है आपको पीएम का, पीएम जेडी साहब सिक्योरिटी का, बहुत अच्छी बात है। विजय शंकर जी की बात पूरी होने दीजिए। एक वहां जनरल बैठे थे, उनका अपमान हो गया। हाँ, हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब इनके लोग और ये लोग सैनिकों पर बलात्कार का, एक मिनट, सैनिकों पर बलात्कार को आरोप लगाते हैं तब उनकी इज्जत बहुत बढ़ती है। और दूसरी बात, वहां पर हामिद अंसारी जी की बात कही उन्होंने, ये महामहिम उपराष्ट्रपति जी बैठे थे, तो जब भी बात करते थे 17 करोड़ की बात करते थे। 125 करोड़ देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी जब बात करते हैं तो 17 करोड़ के हितों की बात करते हैं। लेकिन विजय जी, आप तो सब पर आरोप लगा रहे हैं ना। आप तो जनरल दीपक कपूर पर भी आरोप लगा रहे हैं ना, जो 5-6 साल पहले आर्मी चीफ थे हमारे। आप तो उन पर भी आरोप लगा रहे हैं ना, उन पर भी एंटी नेशनल होने का ठप्पा लगा रहे हैं आप तो। कोई वर्तमान में नहीं है, बहुत खटक रहा है मुसलमान, कोई वर्तमान नहीं है। हामिद अंसारी का तस्करा कर रहे हैं, मनमोहन सिंह का नीति की बात है, तस्करा नहीं दत्ता कर जी रहे ने हैं। आपके सामने बात रखी है। आप जानबूझ दत्ता जी ने करके आपके मुसलमान सामने का बात तस्करा रखी कर है। रहे हो। मैं कहता हूं किसी को भी संदेह के घेरे के बाहर क्यों रखना, क्यों रखा जा सकता है? किसी को भी संदेह के घेरे के बाहर नहीं रखा जा सकता है। क्या इस देश का एडमिरल भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं फंसे क्या? इस देश के एडमिरल भ्ष्टाचार के आरोप में नहीं पड़े क्या? इस देश के प्रधानमंत्री जेल जाने के लिए उनको आरोप नहीं लगे क्या? तो कैसे की सब छोड़ देते हैं? मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। मीटिंग हुई, क्या तुमकी मीटिंग हुई, और लोगों को सब उजागर करना चाहिए। तो यही तो बात है ना, सेना के पूर्व अफसरों पर आप सवाल उठाएं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा उठाए तो वो कहेंगे देशद्रोही हो गया। तिवारी जी जहरो गलना बंद कर दीजिए। और ये पूर्व अफसर तो ये भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे और जेल जाने की नौबत आई है, हालांकि उनको जेल नहीं भेजा गया है। तो किसी को भी आरोप के बाहर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, आप जांच होनी चाहिए। वो कहते थे कि कश्मीर के अंदर सैनिकों को मारने वाले लोग पाकिस्तानी सेना के नहीं, बल्कि उनके सेना में सेना की वर्दी पहने हुए विदेशी आतंकवादी थे। ये कौन सी भाषा है? जिस देश का उस समय गृह मंत्री रहे, सुनिए वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं राजपूत साहब, राजपूत साहब एक मिनट, ठीक है, राजपूत साहब, 10 लाख करोड़ राजपूत साहब घोटाला हो गया मनमोहन सिंह जी के समय, एक भी शब्द नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज वो मुंह खोल रहे हैं, उस ये समय उनका मुंह कहा सनसनीखेज चला गया था। इंफॉर्मेशन अब आप लाए कहां से, यही बता दीजिए, ये भी बता ही दीजिए। अरे घोटाला तो विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है, 1400 करोड़ रुपया बाबरी मस्जिद के नाम का खाया है। टोटल फ्लाइट रूट फ्लाइट ओनर का चार्ट है मेरे पास। बताइए ना। ये फ्लाइट रूट राजपूत फ्लाइट साहब, ओनर जी, का 10 चार्ट साल तक है। इसको ये कांग्रेस ऑलरेडी की ट्वीट सरकार पे है थी, और 10 साल ओपन तक है। कांग्रेस की सरकार थी।
ट्विटर पे कितने है, वर्षों से ओपन काम है। चल रहा है। ठीक है। सारा ऑडिट ये सरकार के कहां पास से जमा है। किस डेट को चला? 3 दिसंबर को मुंबई पहुंचा है। ट्वीट किया, उसे उठा करके बता दिया कराची का नेशनल चैनल पे आकर के। अरे राजपूत साहब, कुछ तो शर्म करिए। बिल्कुल, आप और आपके नेता इसी इसको प्रकार से इस अगर देश ये को गलत बांटने का है, काम करते तो हैं। इसके आप खिलाफ लगातार जो है कीजिए। प्रधानमंत्री पर या इसी प्रकार का आरोप कराची लगाते हैं। से आए हुए प्लेन में बैठते हैं प्रधानमंत्री। करेंसी नहीं उठती और हम नहीं, देश की जनता उठा रही है। प्रधानमंत्री कराची से आए हुए प्लेन में 3 दिसंबर को आया है ये प्लेन। उससे पहले सऊदी अरब से आया था। आप इसको देखिए ना, आपके राजपूत जी, सामने देश से ऊपर कोई नहीं है। कहां से राजपूत जी, लाए? देश के ऊपर कोई नहीं है। बता दीजिए ना। वहाँ जो दूसरा मेरा सवाल कुछ और है। उन्होंने नवीन, क्या नवीन, एक बात मिनट, की है? यार, आप खुद ये देख देश लो के ना, सामने आनी राजपूत चाहिए। साहब, अगर ये वहाँ प्लेन जो लोग कराची भी से ही बैठे आया, थे, मान क्या लीजिए, बातचीत हुई तो है? क्या हो गया? देश से बड़ा कोई नहीं है। कराची से प्लेन आया, इसलिए वोट आपसे बड़ा नहीं, गुजरात की शर्म जनता। नहीं आती। मतलब क्या है इसका? क्या बातचीत हुई है पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन कसूरी का हाँ। डिनर हो जाए इसलिए प्रधानमंत्री क्यों मनमोहन नहीं सिंह पता होना देशद्रोही चाहिए? हैं। क्यों नहीं पता होना चाहिए? मैं आखिर सिर्फ आखिर इसका जवाब दे रहा हूं आपको। जो व्यक्ति ये पाकिस्तान में शर्मनाक जाकर के बात भारत है। की सरकार को और अस्थिर सिंगल करने की इंजन बात प्लेन करता में है, प्रधानमंत्री उसके कब घर में बैठे हैं? बैठा जरा क्यों? नवीन, ये तो बता दो। आप तो क्राइम रिपोर्टर हो, बोलो ना। अब क्यों चुप हो गए? सिंगल इंजन प्लेन में नहीं, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में नहीं यहाँ पर बैठते। इसको सनसनीखेज बता मुझे कर तो हंसी आ रही है इनको आईक्यू लेवल किसने मारा? इनके क्या समझ में बात कर रहे सुरेंद्र हैं? आप राजपूत इस जी प्रकार के से आईक्यू लेवल पे मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अरे मेरे आईक्यू लेवल को छोड़ो, अपने आईक्यू लेवल को देखो। मैं समीर भाई, मैं कांग्रेस क्या पाकिस्तान के की नहीं नहीं, मेरे आईक्यू लेवल को छोड़ो, अपने आईक्यू लेवल को देखो। जनरल दत्ता, पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हो भाजपा के। मनमोहन सिंह को फोन करके बोला था या फिर राहुल गांधी को फोन करके बोला था कि ये प्लेन पाकिस्तान के कराची से आया अरे है। किसी को फोन करके बोला तुम्हें कोई राज्यपाल नहीं बनाएगा, चिंता मत करो। ब्रिगेडियर मिश्रा बन गए हैं। सीधा सीधा हुआ। अरे मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ। ठीक है, जनरल दत्ता, ठीक है, ठीक है, सुबह ठीक है, से शाम ठीक तक है, भाजपा की ठीक है, गुलामी थोड़ा सा करते आगे हो। बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सुबह थोड़ा से सा आगे शाम बढ़ते तक हैं, भाजपा की गुलामी प्लीज करते इस हो। आरोप से थोड़ा सा आगे एजेंट बढ़ते के हैं। रूप में आते हो यहाँ पर। चाहिए इस प्रकार के आरोप लगाते हुए। अरे कांग्रेस जैदी क्या साहब, जब प्रॉक्सी जमीन एजेंट जैदी के साहब रूप तो में आपको आते हो आप। जैदी पाकिस्तान साहब, चाहिए। जैदी साहब, जनरल दत्ता, आपको फौजी को पाकिस्तान झूठ का नहीं सहारा बोलना चाहिए, चाहिए। उनको मंदिरों को कभी सहारा विदेश चाहिए। मामले, आप कहना कभी चाहते हैं। रक्षा मामले, झूठ जैदी बोलते साहब, ये हो। पाकिस्तान कराची अरे इतना झूठ क्यों तो हुआ? कांग्रेस के थोड़ा सा बयान मंदिर है। मस्जिद इतना क्यों जिंदगी हुआ? में एक कांग्रेस मिनट झूठ सर, बोला है। जिंदगी जिंदगी एक में मिनट, आप एक मिनट, जनरल जैदी साहब, जैदी कर्नल साहब। दत्ता पर आरोप लगा रहे बिना हैं। पढ़े आप कर्नल उत्तर करते दत्ता पर हैं। आरोप दत्ता लगा जी, रहे हैं। दत्ता जी, आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, आप क्यों ऐसे मैं बोल कोई रहे हैं? कुतर्क नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बार बार एक मिनट, प्लीज का आदमी है क्या? राज्यपाल का ये वो पॉलिटिकल मैंने एनालिस्ट मैंने है। इनको कभी बताया था रक्षा कि विशेषज्ञ हो जाते समीर भाई, हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हो जाते उन्होंने हैं। इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप अगर उसको खारिज करें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। समीर भाई, प्राइवेट इंफॉर्मेशन ठीक है, दे रहे, देश ठीक को है। गुमराह कर रहे हैं, ये सब ठीक बातें है। बोल के जैदी साहब, बेबुनियाद बातें बोल जैदी के। साहब, जैदी साहब, कांग्रेस जैदी साहब, जैदी साहब, अरे जैदी गुमराह साहब, आप कर रहे हो। जैदी साहब। हिंदू गुमराह मुसलमानों आप के कर बीच रहे हो। में जो कसूरी की नफरत का डिनर पौधा डिप्लोमेसी पिछले में कुछ साल आप- से लगाया गया है, हाँ। वो बढ़ के अब बड़ा हो गया है और उस पे फल भी आने लगे और या फल आप तो लगा रहे हो। आपने गौरी सुन लंकेश लीजिए, के मामले फल में लगा, क्या कहा? उस पे फल भी आ गौरी गए, लंकेश के मामले फल में भी क्या आ कहा? गए। पहुंच गए आप। राजस्थान के अंदर जो हत्याएं हो चुकी है वो उसका परिणाम है। आज कितने देर से मुद्दों पे बात नहीं हो रही, सिर्फ इस पैनल पे ये करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। जिस संस्था नहीं, ये ने नफरत की पॉलिटिक्स पाकिस्तान कौन कर रहा है? के जैदी जिस साहब, क्लियर संस्था कीजिए ने, ना, नफरत की पॉलिटिक्स कब? सुन लीजिए, क्या मैं क्या उसमें आ मतलब रहा क्या है हूँ, आपका इससे? सुन लीजिए, जिस संस्था ने एक मिनट, पाकिस्तान के ओफो, जिस संस्था नवीन, ने आप सारी बातों का जवाब पाकिस्तान देंगे के क्या? नागरिक को यहाँ नहीं तो बुलाया गलत था। सही आप बता दीजिएगा ना जब आपके पास आएंगे तो। सर मैं बोल रहा हूँ, जैदी बोलने साहब को दीजिए कंप्लीट ना। करने दीजिए। एक ये मिनट, प्लीज, परेशानी प्लीज। होती है मेरे बोलने में। जी। जिस संस्था ने सेमिनार के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन बुलाया था, उस संस्था से आपने पूछा किससे परमिशन ली थी? वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई संस्था है? वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है। ये उस पर बात नहीं करेंगे, ये उस पर बात नहीं करेंगे। वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है। बगैर पूछे कैसे बुलाया दुश्मन देश के नागरिक को? क्या आपने योजना बनाई देश के खिलाफ? ये बताएंगे, ये बताएंगे आप? नहीं बताएंगे देश को आप। परमिशन नहीं था। वो आपसे जुड़ी हुई संस्था है, वो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है। क्यों बुलाया बगैर परमिशन के? दिल्ली पुलिस ये भी बताएंगे आप। गृह मंत्रालय से जो परमिशन कांग्रेस बोल लीजिए, चीख लीजिए आप। मणिशंकर अय्यर ने नहीं लिया क्योंकि परमिशन नहीं था। तो वो संस्था आरएसएस से जुड़ी हुई प्राइवेट है, पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है। आपने पाकिस्तान के उसे बुला के देश के खिलाफ आपने क्या योजना बनाई? ये देश को बताया, देशद्रोही नहीं ये हो देश सकती को बताया। कैसे तुम हो?
ठीक है। देश का हर आदमी जानता है। क्या मौलाना अंसार रजा, आपने देश के खिलाफ आपको शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद मौलाना अंसार रजा, ये मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बीच में, इसलिए एक मिनट प्लीज, नवीन चुनावी भाषण मत दीजिए भाई आप लोग। आपका पूरा अरे भाषण मत दीजिए, आपका भाषण नहीं सुनना है जी। मौलाना अंसार रजा, क्या ये मंदिर मस्जिद, क्योंकि आज भी जब ये सी प्लेन का दौरा हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ वहां पर कह रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए, राहुल गांधी सबसे पहले ये क्लियर करें। ये मुद्दा कैसे हो सकता है? अयोध्या में राम मंदिर बने या मस्जिद बने वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। फिर आज योगी आदित्यनाथ आखिरी दौर में प्रचार के राहुल गांधी से पूछते हुए क्यों नजर आते हैं? एक मिनट जी। देखिए समीर जी, अयोध्या में मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी ये ना तो योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, और ना मोदी तय करेंगे ना अंसार तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगा। अब इतने दिन से 6-7 महीने 8 महीने तो होने जा रहे हैं योगी जी को। पहले तो कहते थे कि मैं सीना फाड़ दूंगा भारत के लोगों का अगर वहां मंदिर नहीं बनाया। अब तो दिल्ली में भी सरकार तुम्हारी है, यूपी में भी है, कर लो क्या कर सकते हो उसमें। ये सब कोर्ट से बंधे हुए लोग, कोर्ट का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या हो, चुनाव से पहले देखिए हर चुनाव में ये मंदिरों में हर चुनाव में आज तक ये झूठ बोलते चले आए हैं। अब भारत के लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए, भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। नदीम भाई नहीं, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आपको, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आपको, जब से आप प्रवक्ता बने हैं बड़ी बीमारी हो गई है आपको। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बिल्कुल मोदी जी की तरह टपक जाते हो बीच में। अगर मैं उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए क्या किया आपने? संसद के जरिए कानून बनाने की हम भी तो करेंगे मस्जिद वहीं बनेगी, और हम तो आज नाम बता रहे हैं। अगर मस्जिद वहां बनेगी कोर्ट के आदेश के बाद तो हमें हक है, हमें उम्मीद है कि हमारे हक में आएगा फैसला, तो उसका नाम हम मस्जिद इंडिया रखेंगे। हम तो नाम बता रहे हैं, अगर हमारे हक में फैसला आ गया तो उनको आप लोग बोलने नहीं दे रहे। हम तो बोली नहीं, गलत बात है। अंसार रजा साहब की बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुन लीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए ना जी। मौलाना साहब कंप्लीट करें। समीर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय कोर्ट का जो फैसला आएगा वो ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया भौचक्का रह जाएगी, और अगर हमारे हक में आता है तो हम उसका वहां मस्जिद बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे मस्जिद इंडिया। लेकिन आप ये बताइए, कांग्रेस बताए और विश्व हिंदू परिषद बताए कि अगर हमारे हक में फैसला आया तो ये तैयार हो जाएंगे कोर्ट की बात के लिए, वहां रंगा तो नहीं लगाएंगे कि नहीं मंदिर ही बनेगा। अगर पे आपको जवाब दे दे क्या? आपने कैसे कह लिया? अगर क्यों? अगर जैसे आपने कह दिया, अरे तो हम कह रहे थे नवीन, जैसे आपने कह बिल्कुल, दिया, अरे अगर फैसला आया तो और आपके हक में आया तो हम कुछ कह देंगे, आप बनाइए। फैसला आपके पक्ष में आएगा। हाँ, क्योंकि प्रमाण है, विजय जी ने दिया है। विजय शंकर जी, कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिया है वो विजय शंकर जी, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने हलफनामा दिया। देखिए विजय शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए ना। अरे नवीन सारी बातों का नहीं, विजय शंकर जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। विजय शंकर जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि वेदांती महाराज ने कहा कि 1400 करोड़ रुपया खा गए ये लोग गुफा छोड़ मंदिर के नाम का, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं वो कि आखिरी दौर है, हिंदू महासभा कह रही 1400 करोड़ रुपया खा गए जा सके। विजय शंकर जी, अब मंदिर के नाम पे वोट नहीं गिरने वाला। अब तो वहां नौजवान लोग ये सोच रहे हैं कि 22 साल हमने बीजेपी को देख लिया है, अब हमें नई सरकार नेताओं को समझ में कब आएगा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, जनता डेवलपमेंट के नाम पर वोट देती है? यही तो सवाल है। विजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। समझ में आ जाएगा सर, गुजरात चुनाव के बाद अभी 18 तारीख को सब समझ में आ जाएगा। ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अब ख्याली पुलाव पका करके खाने में तो यही कर सकते हैं। रही बात अंसार रजा ख्याली पुलाव पका रहे, तुम तो पूरी बिरयानी खा के आ गए पाकिस्तान से। हम ख्याली पुलाव नहीं पका सकते क्या? मंदिर ही रहेगा जी 1948 में, और हम भी कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। विजय जी, बस हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चुनावों के वक्त याद आती है आपको राम मंदिर की ना, आप लोग साथी बन जाते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। सपने में भी मत सोचना कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगी, सपने में मत सोचना कि वहाँ मस्जिद बनेगी। तिवारी जी, मस्जिद ही बनेगी अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो।
अयोध्या के अगर बाहर कोर्ट बनेगी। का आदेश आ गया एक तो बात मस्जिद समझ ही लेना, कोई बनेगी। भी मस्जिद अयोध्या के परिसीमा के अंदर भाई नहीं विजय बनेगी, जी, बाहर बनेगी। भाई कोई विजय बात जी, अयोध्या के अंदर बनेगी, सरजू पर मंदिर बनेगा। समझ नहीं आ रहा, आप भी मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। नवीन और विजय शंकर किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर ही बनेगा? मौलाना अंसार रजा किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद ही बनेगी? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना, चुनावों में भुनाइए नहीं इस बात को। अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो जितने प्रमाण मिले हैं हाई कोर्ट अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो आधार पर रामलला की स्थापना हुई, सब जानते हैं। जी एक लीगल पॉइंट पे मैं अरे वहां तो हड्डियां भी मिली यार, मंदिर में हड्डियों का क्या काम है? 1948 हो सकता है मुसलमानों ने अफ्तारी की हो वहाँ, इसलिए वहाँ हड्डियां आ गई हो। मैं भी क्या आपसे सुप्रीम सवाल कोर्ट मंदिर में हड्डियों का क्या काम है? को पलटा है क्या? नहीं पलटा है ना, तो रामलाला तो विराजमान थे, विराजमान है और विराजमान रहेंगे। आज से दूसरा 25 है साल कि पहले। वहां पे मेक एक शिफ्ट मिनट, टेम्पल समीर भाई, है, एक सवाल। क्या विराजमान सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, ने पलटा बिल्कुल। है क्या उस डिसीजन को? मेक शिफ्ट पलट टेम्पल सकता को? तो है। नहीं पलटा ना, सकता तो है। सकता में तो बहुत तो कुछ फिर हो वही सकता बात है ना, फैसले का पर इंतजार अभी तो कीजिए। वहां पे मंदिर तो है, सुप्रीम कोर्ट के अभी तो फैसले का मंदिर इंतजार है कीजिए। वहां पे। तो इसे अभी जो चुनावों में भुनाने की existing कोशिश चीज मत है, कीजिए। उसको कैसे इनकार कर देंगे? अभी जो existing समीर चीज है, विश्वास, उसको कैसे समीर इनकार करेंगे? विश्वास, रामलाला वहां पे बहुत बड़ी विराजमान चीज होती है, है, विश्वास। अभी है, इनके अंदर तो विश्वास उसको नहीं, हमारे कैसे- अंदर कैसे विश्वास है। इनकार कर देंगे? हमारे आप सवाल का कांग्रेस जवाब को आप टाल दें। कांग्रेस के कभी सिंबल आप दोनों बोलेंगे। उसको टाल क्यों रही है? 25 साल पहले आपने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था अरे कि वो हम कांग्रेस मंदिर की की सरकार थी हिफाजत यार, सरकार करेंगे। की बात करते हैं। केंद्र अरे क्या सरकार ने भी बोलेंगे? दिया तो था धर्म को और राज्य गोली सरकार ने मारते भी हैं, दिया ये क्या बोलेंगे? था। आपने बताइए वो एफिडेविट दिया क्या था? अगर मामला बचा नहीं था, धर्म पर क्या मस्जिद बोलेंगे? थी जभी तो आपने दिया कि मस्जिद की हिफाजत तब होगी। आपकी पार्टी ठीक है, ने विरोध ठीक है, क्यों ठीक है, नहीं और आपसे की? पूछूंगा आपकी पार्टी जो ने केंद्र विरोध क्यों सरकार नहीं में बैठे की? ठीक है। हैं कि मस्जिद की हिफाजत हुई नहीं। 1948 25 साल के में बाद आपने वो विरोध अपराधी क्यों कहा नहीं है किया? जिन्होंने आपने मस्जिद को विरोध गिराया क्यों था। नहीं किया उन था? अपराधियों को 50 जेल में साल भेजा था। 60 साल तक आप सोते रहे ठीक है, कुंभकर्ण की ठीक नींद है, में। ठीक है। चलिए, तो उस कुल समय क्यों मिलाकर नहीं किए थे विरोध? इस डिबेट से भी नतीजा यही निकलता है कि बदजुबानी का दौर, कड़वाहट का दौर अभी थमने वाला है नहीं, भले ही चुनाव प्रचार थम गया हो। दो पॉइंट्स हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम मोहब्बत से जवाब देंगे, हमारे बारे में कुछ भी कह लिया जाए लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, कड़वाहट भरे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उनके नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्पेश ठाकुर का आज का जो बयान है, उधर पीएम मोदी का यह कहना है कि मेरा जो अपमान हुआ है उसका बदला अब गुजरात की जनता लेगी। कुल मिलाकर तय गुजरात की जनता को ही करना है। और एक बात और कि जनता यह बात समझ चुकी है कि मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मुद्दे इलेक्शंस में भुनाने की कोशिश जरूर करते हैं नेता, लेकिन असल वोट जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जनता देती है। जनता इतनी समझदार है और ये नेताओं को समझ में आना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।